नमस्ते। अ, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे दो चीज़ों में। पहली बात तो ये कि जो अमेरिकन पीस प्रपोजल था सीज फायर के लिए लेबनान को में, उसके बारे में हिजबुल्लाह ने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन हिजबुल्लाह की दो कंडीशन लग गई हैं। एक कंडीशन उसकी ये है कि ये जो है कोई इंटरफियरेंस लेबनान में नहीं होना चाहिए, यानी इजराइल की का जो दखल जिस तरीके से करता है लेबनान के अंदर वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा है कि यानी लेबनान की जो सॉवरेनिटी है, खुद मुख्तारी है या जो भी आप कह लीजिए, सॉवरेनिटी की से छेड़छाड़ नहीं होगी। लेबनान की जो इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी यानी उसके अंदर किसी भी दूसरे मुल्क का या इजराइल का कोई दखल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये वॉर बंद होनी चाहिए और इजराइल को कोई हक नहीं है वहां पे इंटरफियर करने का। और जो जो दूसरे रेजोल्यूशंस हैं, जहां तक सवाल होता है उसके बारे में बात तो नहीं की, मगर उस पर एग्रीमेंट हो चुका है। लेबनीज गवर्नमेंट ने कहना कि वो जो है लितानी रिवर तक जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है 2006 का, उसको एक्सेप्ट करते हैं। वहां पे वो विड्रॉ करेंगे, जहां के ऊपर यूएन पीस कीपर्स यानी यूएन की जो फौज है वो आएगी और लेबनीज फौज वहां पे आ जाएगी और इजराइल पीछे जाएगा। ये कंडीशंस उन्हीं ने लेबनान के जो इस समय लेबनान में जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं उनका ये कहना है। अब मुश्किल ये क्या इजराइल इस बात को मानेगा। इजराइल के जो वहां पे मिनिस्टर हैं उन्हीं ने साफ कह दिया कि इजराइल का पूरा राइट है हिजबुल्लाह को डील करने के लिए, यानी ये कि वो हिजबुल्लाह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह का अल्टीमेटली वही हशर होना चाहिए जो हमास का उन्हीं ने किया है कि टोटल उनका खात्मा करेंगे, फिनिश उनको हमेशा के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई एग्रीमेंट आगे बढ़ पाएगा। ये बात तो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल कर्ट्स जो है उन्हीं ने कहा है, जबकि जो अमेरिकन पीस एनवॉय थे हॉक्सटेन, उनके आने से पहले ही उन्हीं ने ये स्टेटमेंट दे दिया पब्लिक में। आखिर इजराइल चाहता क्या है, इजराइल के गोल्स क्या हैं, इसको समझना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी हो जाता है। उसका जो अल्टीमेट गोल है वो अब ये कह रहे हैं नेतन्याहू, जो कोई बात छिपी भी नहीं है, वो ओपनली कह रहे हैं कि अब वो रीशेप करना है मिडिल ईस्ट को, दोबारा से बनाना है नया मिडिल ईस्ट। उसके लिए नया एजेंडा वो इजराइल अब सेट करेगा। इससे पहले जो मिडिल ईस्ट का एजेंडा होता है जिस बारे में हमने बात की थी कि अमेरिका सेट करता है, अब इजराइल सेट करेगा। अमेरिकन वहां से विड्रॉ करेंगे अपनी फौजों को। अमेरिका का कंसंट्रेशन जो होगा वो एशिया पैसिफिक यानी चाइना के लिए होगा और साउथ चाइना सी के लिए और उस पूरे रीजन के अंदर यहाँ के ऊपर जो होगा अमेरिका जो सिक्योरिटी जो प्रदान करता था खासतौर से खाड़ी के क्षेत्रों को, अब उसकी जिम्मेदारी इजराइल की होगी। यानी तेल की जो इंटरेस्ट है अमेरिका का, जो तेल है वहां पे उसकी सप्लाई उसके ऊपर, तो उस तेल की सप्लाई और तेल के लिए जरूरी है प्रो अमेरिकन प्रो इजरायली गवर्नमेंट का रहना सऊदी अरेबिया में। खास तौर से अगर सऊदी अरेबिया में रहती है तो फिर बाकी जो और देश हैं वो भी उसी को फॉलो करते हैं और उसी पे अमल करते हैं और उस पे भी अमेरिका इजराइल का वर्चस्व बना रहेगा। दूसरी तरफ ये है कि उनका एक और गोल है, वो ये है कि और वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करे। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा है कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद वो अब्राहम अकॉर्ड की बात उन्हीं ने भी की है। उन्हीं ने प्रेसिडेंट का मानना ये है कि वो जो चाहते हैं कि उनका कहना यह है कि वो आने वाले समय में वुड एक्ट टू रिस्टोर पीस थ्रू स्ट्रेंथ अराउंड द वर्ल्ड, यानी मजबूती के साथ ताकत से इस्तेमाल करेंगे अमन शांति बरकरार करने के लिए। ये अमेरिका की पुरानी पॉलिसी है। अमेरिका ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो सब शांति और पीस और डेवलपमेंट के नाम पे हुई हैं। वो ये कभी नहीं कहते कि वो अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं या वहां के ऊपर प्रो
अमेरिकन समर्थित गवर्नमेंट का इंस्टॉल करना चाहते हैं, ताकि उनके, ये कभी नहीं कहते कि उन्हें रिसोर्सेस की जरूरत है उनके, तो ये मिडिल ईस्ट का शेप जो एजेंडे का होगा, नया एजेंडा जो बनेगा। अब इसके अंदर इजराइल का क्योंकि बड़ा रोल है, तो अमेरिका चाहता है कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल बना ले। ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए जरूरी यह है कि उनकी जो नीयत है वो काफी बड़ी है अरब ईस्ट के लिए। अरब ईस्ट को लेके देखा जाए तो वो चाहते हैं कि लेबनान और सीरिया में भी उनका वर्चस्व रहना चाहिए, प्रो अमेरिकन प्रो इजरायली रिजीम वहां पे बननी चाहिए। तो यानी ये है कि वो सीरिया के ऊपर लगातार अटैक करते रहेंगे। ये सब बातें हम पहले भी बता चुके हैं, बात कर चुके हैं हम लोग इसके ऊपर। और अब लेबनान के अंदर उन्हीं ने शुरू किया है, तो उनका स्टेप बाय स्टेप है। पहले ये कि लेबनान में साउथ लेबनान पे अपना थोड़ा सा कब्जा बना लो, अगर वो वहां पे बन जाता है तो फिर वो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ो। और यही नहीं बल्कि इसकी भी बातें होने लगी हैं कि लेबनान जो है ये भी जो है ये इजराइल का एक हिस्सा है। यानी ग्रेटर इजराइल की बात नहीं, इजराइल का ही एक हिस्सा है। जैसे कि वेस्ट बैंक और गाजा को वो कहते हैं, वेस्ट बैंक को वो कहते हैं कि ये जो है ये बिब्लिकल लैंड है। इसका नाम उन्हीं ने रखा है जूडिया एंड समारा, जो कभी वो कहते हैं कि जब इजराइल का गठन 1000 साल पहले हुआ था तो उस समय इसको जूडिया एंड समारा कहते हैं। और फिर उसके अलावा ये भी कहते हैं, गाजा को पहले कहते थे कि वो बिब्लिकल लैंड नहीं है, लेकिन अब वो कह रहे हैं गाजा भी बिब्लिकल लैंड है और लेबनान भी बिब्लिकल लैंड। तो अगर साउथ लेबनान पे उनका कब्जा हो जाता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल उनका जो है ग्रेटर इजराइल बनाने पहले वो चाहते थे कि साउथ वेस्ट बैंक के ऊपर अपना कब्जा करना आसान था, वहां उनको लग रहा था कि हिजबुल्लाह हमास नहीं। अब उनका यह है कि हिजबुल्लाह से निपटने के बाद यहाँ पे और इनको पुश अप कर देना कि यहाँ से पॉपुलेशन निकाल के जॉर्डन में या सीरिया में इन जगहों पे बसा दें। बल्कि ट्रम्प साहब का कहना ये कि नया अलग एक जगह बननी चाहिए सिनाई पेनिनसुला में दूर, ताकि वहां पे इन लोग को सेटल करे इजिप्ट। बहरहाल क्या होगा, ये सब बातें काफी समय से हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये दो हैं, वो चाहते हैं कि जैसे इजिप्ट और जॉर्डन हो गया इसी तरह सीरिया भी आ जाए। और सीरिया के लिए उनका मानना यह है कि सीरिया को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाए, बड़ा है और वहां पे ताकि अमन शांति बनाने के लिए जरूरी है 3 भागों में। यानी ये कि जो वो सोचेंगे उनके हिसाब से मिडिल ईस्ट या पश्चिमी एशिया जो है वो चलेगा। और गल्फ में वो पहले ही कह चुके हैं कि किस तरीके से होगा। अब ये देखना यह है कि ये जो है इनकी ट्रम्प साहब, प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से उनको लगता है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी उनको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दिया था अमेरिका के, अब ट्रम्प और ज्यादा दे देंगे। कोई जब बाइडेन आए थे प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब वो थे प्रेसिडेंट और जो स्टेप्स लिए थे, जैसे कि उन्हीं ने कह दिया था कि सेटलमेंट को जायज करार दे दिया था, अपनी एम्बेसी को जेरूसलम में शिफ्ट कर दिया था। फिर उसके अलावा ये कि जो सीरिया का पार्ट है गोलान हाइट्स, उसको भी कह दिया था कि इजिप्ट इनका पार्ट है इजराइल का। तो ये तो पहले ही वो सेटल कर चुके थे इतने मसले अमेरिका के। तो अब यही नहीं बल्कि ये भी कह दिया गया था उससे पहले ही, बल्कि हो गया था कि इजराइल जो है वो एक जूइश स्टेट है। जूइश स्टेट का कंसेप्ट मतलब ये है कि प्योर जूइश स्टेट, जैसे कि तालिबान और वो बना रहे थे ISS या दाइश, यानी प्योर सिर्फ उसके अंदर ज्यूज रहेंगे और कोई दूसरे को कोई हक नहीं है। अगर जो होगा तो वो सेकंड क्लास सिटीजन थोड़े बहुत लेबर की तरह से रखे जा सकते हैं। यानी प्योर जूइश स्टेट बनाएंगे, जूइश स्टेट है ये मान लिया अमेरिका ने। सो अब ये क्या है, अब ट्रम्प प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद एक नया दौर वहां के ऊपर शुरू होने जा रहा है। और इस दौर में वो चाहते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली है कि सीरिया लेबनान से भी अपने इश्यूज सेटल कर लो। सीरिया की बहुत बुरी हालत है,
वहां पे डेवलपमेंट ना होने दो, अमन शांति ना आने दो, लगातार ये कह के अटैक करते रहते हैं कि ये ईरानियन असेट्स हैं जिनके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, यानी अमेरिका ईरान के ठिकानों पे। लेकिन दरअसल उसका नुकसान जो हो रहा है वो सीरिया को हो रहा है, और सीरिया जो है वो दोबारा से बन नहीं पा रहा है, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, डेवलप नहीं कर पा रहा है। ये इन्हीं ने प्लान तो बहुत बड़ा बनाया है, क्या ये संभव है प्लान बनाने का? मुझे तो लगता है अगर ये प्लान पे इम्प्लीमेंट होगा तो अराजकता भी फैल सकती है पूरे रीजन में, यानी इंक्लूडिंग जॉर्डन एंड और इजिप्ट में भी हालात बिगड़ सकते हैं, जहां पे उनकी बहुत ही फ्रेंडली रिजीम है, बहुत ही ऐसी रिजीम है कि जो इजराइल के इशारों पे चलती है और अमेरिका के इशारों पे चलती है। तो ये एक बड़ी समस्या है, बड़े मतलब ये प्लान तो ये लोग बना लेते हैं, अच्छा इसकी भी फिक्र नहीं कि अराजकता फैल जाएगी या सिविल वॉर हो जाएगी, ये जरूरत ये है इसके चलते हुए, यानी युद्ध जो है वो चलता रहेगा, उसमें कभी सीरिया कभी लेबनान, जब तक उनके ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा न हो जाएंगे। अब ये देखना है कि हालांकि वहां पे मैंने पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि रशियन का नेवल बेस है वहां के ऊपर सीरिया के अंदर, लेकिन रशिया के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सीरिया से भी लड़ सके और में इजराइल से भी लड़ सके, और इजराइल से लड़ने का मतलब ये कि अमेरिका से लड़ना होता है, और फिर दूसरी तरफ ही अगर वो लड़ेगा तो फिर अमेरिका भी आ जाएगा, और दूसरी बात ये कि वो यूक्रेन की युद्ध में पूरी तरह इन्वॉल्व है, उसके वहां से। अब ये देखना है कि आने वाले इसमें हर्डल बहुत सी है। हर्डल क्या है? सबसे बड़ी हर्डल जो उनके सामने है वो है ईरान। ईरान जो है और उसके साथ जो उसके सहयोगी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनको के इजराइल और अमेरिका आतंकवादी ग्रुप कहता है, ये एक बड़ी हर्डल इजराइल को नजर आती है। इसलिए ईरान में भी रिजीम चेंज की वो बात करते हैं। अब क्या प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात को मानेंगे? इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप हो या कोई भी प्रेसिडेंट हो अमेरिका का, उसकी बेसिक पॉलिसी रिजीम चेंज की काफी समय से चल रही ईरान के अंदर। वो ईरान को मानते हैं कि वो आतंकवाद को फैला रहा है, वो इनका मानना यह है कि वो एक डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है, यानी उस क्षेत्र में पूरी तरीके से वो डिस्टेबलाइज करना चाहता है वहां पे ऊपर इन आतंकवादी संगठनों को, यानी हमास, हिजबुल्ला, हूती रेबल, शिया मलेशिया इराक में, और ये इनका ये जब तक है तब तक ये जो इजरायली प्लान है या अमेरिकन प्लान समझ लीजिए, अमेरिका का जो प्लान है वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए ईरान में रिजीम चेंज बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ डर भी है, अमेरिका के अंदर डिवीजन भी है। पहले भी हम लोगों ने बात की कि ईरान की रिजीम स्ट्रांग है, तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, इकोनॉमी खतरे में आ सकती है। क्या इजराइल रुकेगा यहाँ पे? फिलहाल तो वो लेबनान लगता ऐसा है कि पहला उसने अपना टारगेट चुन लिया है लेबनान, इसलिए कि लेबनान में हिजबुल्ला उनको अब छोड़ नहीं रही है। तो ये एक और सीरिया से भी उन्हीं ने अपना छोड़ दिया है। ईरान पे मतलब ये उनका विश्वास है कि अगर वो ईरान पे अटैक करते हैं तो फिर तो अमेरिका ज्वाइन करेगा, और अमेरिका का ये भी मानना है, इजराइल का भी यही मानना है, अगर ईरान में रिजीम चेंज होती है तो ये जितने मिलिटेंट ग्रुप हैं जिनको कि ईरान कहता है ये आर्क ऑफ रेसिस्टेंस है, ये कोलैप्स हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा। ये इसमें से कुछ ग्रुप तो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन से भी ज्यादा पुराने हैं। हूती रेबल आज से नहीं लड़ रहे, बहुत जमाने से लड़ रहे हैं, 62 से, जब से वहां पे इजिप्ट और यमन की लड़ाई हुई थी तब से। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि इराक के मलेशिया जो है सद्दाम हुसैन के समय से आने से पहले कुछ बनने लगे थे, और सद्दाम हुसैन के समय में भी काफी सक्रिय थे। ईरान से उनको उस समय मदद मिल रही थी रेवोल्यूशन के बाद से। हिजबुल्ला से पहले वहां पे अमल मलेशिया थी जो बहुत एक्टिव थी। जब अमल मलेशिया फेल हो गई तो हिजबुल्ला आ गया। हिजबुल्ला को अगर हटा देंगे तो कोई तीसरा आ जाएगा। या आप इस तरह के प्लान आज मॉडर्न एज में मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि क्या सऊदी अरेबिया अब एक्सेप्ट करेगा? सऊदी अरेबिया के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है।
सऊदी अरेबिया अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और ब्रिक्स की तरफ देख रहा है, उसको लग रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, उसमें उसका सहयोग होना चाहिए, उसमें जुड़ेगा तो वो भी एक बड़ी पावर की शक्ति, वो भी उसके पास तेल है, गैस है, पैसा है, और नया डेवलपमेंट एजेंडा अगर इम्प्लीमेंट होता है तो उसकी इकोनॉमी भी 1 ट्रिलियन की हो जाएगी जो बढ़ रही है, और वो ब्रिक्स को ज्वाइन करेगा, उससे उसको एक शक्ति के रूप में इमर्ज करना चाहता है, उसकी भी अब वो है, वो उसको ये लगता है अमेरिका के साथ जुड़ के वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और अगर ये एजेंडे से सऊदी अरेबिया हटता है तो फिर तो MBS का जो वहां पे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, मैं समझता हूँ। क्या उनको अमेरिकन एक्सेप्ट करेंगे वहां पे अगर ये करता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सऊदी फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, सब में बड़ा बदलाव आ रहा है, और ये एजेंडा जो है ये मुझे नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा इजराइल का या अमेरिका का। ट्रम्प साहब जो आ रहे हैं नए प्रेसिडेंट बन के, वो मुझे लगता है अगर इस पे उन्होंने किया तो केवल अराजकता फैल सकती है, खासतौर से उन रीजन्स में जहाँ पे प्रो अमेरिकन रिजीम्स हैं अभी मौजूद। हालांकि सऊदी अरेबिया अमेरिका के विरुद्ध नहीं है, वो चाहता है अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बने रहें और साथ में दूसरे देशों यानी रशिया चाइना से भी रिश्ते बने रहें। रशिया चाइना एक बड़े फोर्स की शक्ल में पश्चिम एशिया में अब उनकी एंट्री हो गई है, उसको भी हटाना वहां से आसान काम न तो इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतने ही। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी प्रमोट कीजिए। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।